हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसमें हम आप लोगों को यानी लगभग क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको बता चुका है। ठीक है, तो आज हमारे पास 3 क्वेश्चन बचा हुआ है और आज के सेशन में हम लोग 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिसमें से एक तो लैंग्वेज बेसिस होगा और 2 आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस होगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहला आप लोगों को आज एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आज हम लोगों का चलेगा 20 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन चलेगा? 20। देखिए समझिएगा 20 नंबर क्वेश्चन जैसे आप लोगों को यहाँ पे आपको मिल जाएगा ना, आपको वीडियो फाइल में यहाँ पे मिल गया होगा, समझ आया ना। आप 20 नंबर क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप समझिएगा। ठीक है, 20 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल, समझ आया ना। द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन कितना है? केमिस्ट्री बुक्स, फिर दिया हुआ 8 डजन है ना फिजिक्स बुक्स और 10 डजन दिया हुआ है इकोनॉमिक्स बुक। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि भाई कोई पार्टिकुलर दुकान है, कोई यानी किताब विक्रेता है, कोई पार्टिकुलर किताब विक्रेता है और उसके पास 10 डजन, डजन मीन्स होता है दर्जन, समझ रहे हैं? तो 10 दर्जन आपका केमिस्ट्री का बुक है, 8 दर्जन आपका फिजिक्स का बुक है और आपका 10 डजन आपका कौन चीज का बुक है? इकोनॉमिक्स का बुक है, समझ रहे हैं? देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिव। मतलब प्रत्येक का जो आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो उसका विक्रय मूल्य है, जो उसका बिक्री रेट है वो 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ विल बी रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तब कहता है मैट्रिक्स अलजेब्रा के प्रयोग करके आप बताइए कि वह जो दुकानदार है वो पूरा बुक बेचकर कितना रुपया वो रिसीव करेगा, वो कितना रुपया वो पाएगा, समझ रहे ना। वही चीज आज हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम आपको एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, समझ आया ना। छोटा सा टेबल बना लेते हैं, आप लोगों को टेबल के सहायता से आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बुक्स। क्या लिख देते हैं? बुक्स, समझ आया ना। तो बुक्स आपका कौन कौन हो गया? सबसे पहला हो गया कितना? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद क्या हो गया आपका? फिजिक्स। और फिजिक्स के बाद आपका हो गया कितना? इको, समझ, इकोनॉमिक्स, समझ रहे। सबसे पहला केमिस्ट्री बुक है, इसके बाद फिजिक्स बुक है, इसके बाद कहते हैं इकोनॉमिक्स बुक, है ना। इसके बाद बुक्स हो गया, इसके बाद हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स मतलब बुकों की संख्या, समझ रहे ना। बुक की संख्या हम लोग निकालते हैं। बुक का जो नंबर है, नंबर क्या क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहला का नंबर दिया हुआ है केमिस्ट्री का, दिया हुआ है 10 दर्जन। कितना दिया हुआ है? 10 दर्जन, मतलब 10 डजन। 10 डजन बराबर कितना? 10 दर्जन बराबर 120 को ये दिया हुआ है। यानी फिजिक्स दिया हुआ है 8 डजन, मतलब 12 × 96। 1 दर्जन बराबर होता है 12 को, याद रखिएगा। और 1 दर्जन मतलब 1 डजन इक्वल टू 12, समझ रहा है ना। तो 1 दर्जन बराबर 12 को होता है। तो कहने का मतलब हो गया 10 दर्जन बराबर 12 था 120 को। इसके बाद 8 डजन बराबर हो जाएगा 12 × 96 को। फिर दिया हुआ है 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। इकोनॉमिक्स बुक से आपको 10 डजन, कहने का मतलब कितना? 120 को। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करने के बाद हम लोग को क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग सबका लिख देंगे रेट। रेट प्रति मतलब प्रति बुक का रेट, समझ रहे ना। रेट प्रति बुक, समझ रहे, प्रति बुक का रेट। तो इसका केमिस्ट्री का प्रति बुक रेट कितना है? 80 रुपया। इसका आपको क्या रुपया? 60 रुपया। इसका क्या रुपया है? 40 रुपया। समझ में आ रहा है ना। तो अब कहता है दुकानदार वो कितना रुपया सब बुक को बेच के वो दुकानदार कितना रुपया रिसीव करेगा, कितना रुपया पाएगा, वही चीज हमको बताना। तो इसमें तो एकदम आसान है कि भाई 120 को बुक है केमिस्ट्री का, उसको 80 रुपये से बेचेगा तो इसको कितना रुपया आएगा। फिर कितना दिया हुआ? 96 को बुक है फिजिक्स का और क्या रुपये से बेचेगा? 60 रुपये से, इसको कितना रुपया आएगा। फिर 120 को बुक है, समझ रहे ना, किसका? इकोनॉमिक्स का, 40 रुपये से बेचता है, कितना रुपया आएगा। सबको जोड़ देंगे, लेकिन बट यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मेथड से बनाना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? लेट। क्या लिखेंगे? लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ, क्या लिखेंगे? ए बी द मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स है ना, मतलब ए बी द मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक, समझ रहे हैं ना। नंबर्स ऑफ बुक्स मतलब कहने का नंबर्स, नंबर ऑफ बुक्स। हाँ, नंबर से नहीं होगा, है ना। देखिए समझिए, नंबर ऑफ बुक्स कहने का मतलब हो गया, ए हो गया जो
बुक की जो संख्या है उसका मैट्रिक्स होगा। सो मतलब हम इसीलिए लिख सकते हैं कोई भी चीज का जो संख्या रहता है उसको हम लोग रो रूप में मानते हैं। कौन चीज में? रो में। तो रो में मानते हैं तो हो जाएगा 120, फिर कितना हो जाएगा 96 और फिर कितना हो जाएगा 120। समझ में आ रहा है ना? फिर लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे? एंड। समझ? ए बी द मैट्रिक्स ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स, और फिर लिखेंगे एंड बी बी द मैट्रिक्स, बी बी द मैट्रिक्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ बुक्स। कहते रेट ऑफ बुक्स मतलब किताबों का जो दाम है, किताबों का जो रेट है, जो किताब का जो रेट है वो हम लोग रेट लिख दिए। बी है एक मैट्रिक्स है जो किताब का रेट का मैट्रिक्स है। शो मतलब इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? बी बराबर। तो बी बराबर लिखेंगे क्या चीज? जो समझिए कितना 80, कितना फिर 60 और फिर कितना 40। समझ रहे हैं ना? ये हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर इसको कॉलम रूप में क्यों माने हैं? तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई कोई भी चीज का जो संख्या रहता है उसको रो रूप में, और उसका जो दाम रहता है, उसका जो रेट रहता है उसे हम लोग कॉलम रूप में मानते हैं। समझ रहे? तो ये कॉलम रूप में। अब लिखिएगा टोटल अमाउंट। क्या लिखिएगा? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? ये भी कहने का मतलब है जो बुक है और जितना दाम है, तो बुक और दाम में अगर जो गुना हो जाए तो वही तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ना। तो ए का वैल्यू डाल दीजिए। ए का वैल्यू है 120, फिर कितना है? 120, 96, 120। ए का वैल्यू कितना है? 120, 96, 120 और इंटू में कितना हो जाएगा? जो चेक कर दीजिए कितना? 80, 60, 40 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 120 में 80 से गुना होगा तो कितना होगा? 12 8 9600। फिर बीच में प्लस 96 में 6 से गुना होगा 6 36 और 9 6 54 3 57 है ना, 5760 या फिर 12 जो कितना 4800। इस सब को जोड़ दीजिए। ऐड जैसे ही कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 0 0 0 0, फिर हो जाएगा 0 6 0 तो कितना 6, फिर हो जाएगा 8 7 15 15 और 6 21 21 के 1 हासिल 2 4 2 6 5 11 11 9 का 20 11 9 20। ठीक है ना? मतलब 20,160 रुपया वो दुकानदार रिसीव करेगा। चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी लगभग हो गया 10 5 15 5 20। हाँ ठीक है, 20,160 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज बेसिस प्रॉब्लम आपका 2 इसमें क्वेश्चन था, 19 और 20 था जो क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बेसिस है। समझ रहे हैं ना? अब चलते हैं हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में हम आपको ले चलते हैं 21 और 22 नंबर क्वेश्चन। कौन कौन में? 21 और 22 में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कौन क्वेश्चन में आते हैं? 21 में। और 21 और 22 दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन बनेगा। और सबसे पहले बात आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा या अभी है आपके पास, तो देखिएगा कि 21 और 22 से ऊपर कुछ लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है क्या चीज, हम आपको पढ़ के बताते हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस। कहने का मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस, मतलब यह सब क्या है? मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर। क्या दिया हुआ है? ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k। कहने का मतलब हो गया, कहने का देखिए इसका सेंस हो गया, इस क्वेश्चन का सेंस है क्या कि भाई XYZW क्या कहने का सेंस है? XYZW जो है ना मैट्रिक्स है, और वो कितना ऑर्डर का दिया हुआ? जो दिया हुआ है 2/n ऑर्डर का है, 3/k ऑर्डर का है, 2/p ऑर्डर का है, और इसके बाद कितना n/3 ऑर्डर का और p/k ऑर्डर का है। समझ में आ रहा है ना? तो भाई ये सारा ऑर्डर है, तब लिखा हुआ है ना, इतना ऑर्डर है। तो चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग करेक्ट आंसर चुनिए। चूज मतलब होता है चुनना। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। 21 और 22 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर चुनिए। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉन्सेप्ट का चीज है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं ना। और वैसे तो बहुत सारा टीचर या आप या बहुत सारा स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि भाई जो आंसर है ऑब्जेक्टिव का आंसर याद नहीं, कभी भी आंसर याद नहीं करना पड़ता है ना। आंसर याद कीजिएगा, कहीं वहां पे संख्या बदल देगा तब क्या होगा। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है, वहां पे समझना
बहुत जरूरी होता है। कभी भी आंसर को रट्टा नहीं लगाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब। हाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर आप रट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं रट सकते। तो देखिए समझिए हमारा कहने का मतलब क्या है। देखिए इस पर जो यह दे दिया हुआ है भाई, एक मैट्रिक्स है x जिसका ऑर्डर 2 है, एक y है जिसका ऑर्डर 3 के, एक मैट्रिक्स है कितना z जिसका ऑर्डर 2p, एक मैट्रिक्स है w जिसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है n/3, और एक मैट्रिक्स है p जिसका ऑर्डर p/k। अब इसके अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन को बनाना है, 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, द रेजिस्ट्रेक्शन है ना, the restriction on n k and p, the restriction क्या दिया हुआ, the restriction on n k and p so that py plus wy will be defined। कहने का मतलब हो गया कि n k और p पर आपको प्रतिबंध बताना है। क्या बताना है, प्रतिबंध। कौन कौन प्रतिबंध बताना है, n k और p पर। किस पर, n k और p पर प्रतिबंध बताना है, ताकि so that मतलब ताकि py plus wy will be defined, ताकि py और wy क्या होगा, will be defined होगा, मतलब परिभाषित होगा। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहला चीज तो ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए कि भाई py और wy को हमको डिफाइन करना है। तो py कब डिफाइन होगा, तो पहले समझिए, देखिए पहले समझ लीजिए यहाँ पे py को डिफाइन होने के लिए हम आपको बताए थे, याद कीजिए कि दो मैट्रिक्स ए और बी, जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए हो गया और दूसरा मैट्रिक्स बी हो गया। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को डिफाइन होने के लिए, कौन मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को डिफाइन होने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी गुना होता है, नहीं तो गुना नहीं हो पाता है। दो मैट्रिक्स का गुना तभी डिफाइंड होता है जब पहला का कॉलम की संख्या दूसरा के रो की संख्या के बराबर होता है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आज भी हम लोग बता रहे हैं, दो मैट्रिक्स का गुना तभी डिफाइंड होता है जब पहला का कॉलम दूसरा के रो की संख्या के बराबर होगा। तो एक मिनट समझिए, पी वाई कब डिफाइंड होगा, जब पी में के कॉलम की संख्या, पी वाई डिफाइंड कब होगा, पी वाई को डिफाइंड होने के लिए पी वाई को डिफाइंड होने के लिए पी में के कॉलम की संख्या, अच्छा पी में क्या है वो कॉलम है, देख लीजिए पी वाई के है, तो भाई पी का ऑर्डर है पी वाई के, तो और पी वाई देख लीजिए, देखिए वाई है ना, पी वाई यहाँ पे ले लीजिए, वाई का ऑर्डर 3y के है। अच्छा एक मिनट देखिए 3y के है, पहले बात समझिए, तो हम क्या बोले पी वाई, तो पहला में के कॉलम की संख्या दूसरा में के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहला मेरा कंडीशन आता है कि के का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। के का मान किसके बराबर होना चाहिए, 3 के। अब जैसे ही हम इसको 3 के ले लेते हैं तो देखिए मेरा ऑप्शन कौन कौन आ जाएगा, जो समझिए, देखिए के बराबर 3 ये भी सही है, ये तो गलती हो जाएगा, ए भी के बराबर 3 ए भी गलती हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इसमें भी के का मान 3 नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलती है, ए भी गलती है, इसमें भी के का मान 3 है, इसमें भी 3 है। कहने का मतलब अब मेरे पास जो आंसर बचेगा या तो ए में से बचेगा या सी में से बचेगा। तो यहाँ पे तो के का मान 3 को अगर दे लेते हैं तब 2 आंसर हो जाता है। तो अब फिर वो को छांटते, देखिए तो पी बाई के आएगा 3y के, ऐसे के का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 3 का। अब चलिए दूसरा, अब पी वाई का बात हो गया, फिर पी वाई के बाद क्या हो गया, डब्ल्यू वाई, क्या हो गया, डब्ल्यू वाई के बारे में चलते हैं। तो डब्ल्यू वाई के बारे में चलेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू का ऑर्डर लिखेंगे, डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है n/3, और फिर डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का ऑर्डर है 3y के। अच्छा देख लीजिए इसमें के कॉलम की संख्या इसमें के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, तो 3 के बराबर है ये। यहाँ से आपका कोई प्रतिबंध नहीं निकला, कोई आंसर यहाँ नहीं मिला, समझ रहे, कोई आंसर मिला नहीं मिला है ना, यहाँ से कोई आंसर आपका नहीं मिला। अब यहाँ से कोई आंसर नहीं मिला तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते, देखो यह 3 किसके बराबर हो गया, 3, यहाँ से तो कोई आंसर नहीं मिला। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। अब वो जैसे मान लेते हैं पी वाई का ऑर्डर कुछ ना कुछ होगा, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होगा, तो भाई दोनों का जोड़ भी तो डिफाइंड होना चाहिए ना। तो अब हम पहले पी वाई का ऑर्डर निकालते हैं, किसका ऑर्डर, पी वाई। तो याद कीजिए दो मैट्रिक्स का देखो डिफाइंड होने के लिए पहला के कॉलम दूसरा के रो, बट दोनों का ऑर्डर अगर निकाला जाएगा तो पहला के रो और दूसरा के कॉलम, पहला के रो और दूसरा के कॉलम, तो ए बी का ऑर्डर पहला के रो दूसरा के कॉलम अर्थात पी वाई के हो जाएगा। मतलब पी वाई का ऑर्डर में होगा ना तो कोई पूछेगा तो पी वाई के, किसका ऑर्डर, पी वाई का ऑर्डर, पी वाई का ऑर्डर होगा पी वाई का प्लस डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर होगा डब्ल्यू वाई समझिए, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा जो आपको दिमाग में रखना, पहला
बाय लास्ट मतलब फर्स्ट लास्ट, तो n बाई के, n बाई के। अब तक का दिमाग में रखिएगा n बाई के। अच्छा, दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव तभी डिफाइंड होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो भाई इस दोनों को डिफाइंड होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होगा, अर्थात p बाई के बराबर n बाई के से के कैंसिल, अर्थात p बराबर कितना हो जाएगा n। तो यह मेरा मिल गया दूसरा कंडीशन मिल गया p बराबर, पहला कंडीशन ही हो गया, दूसरा कंडीशन ही हो गया। देखिए अब सी आंसर को देखिए, p इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड के बराबर 3, क्योंकि p का वैल्यू हमको n के बराबर आया है, यहाँ पे कांस्टेंट या कुछ तो आया नहीं है, तो हम लोग इस ऑप्शन को गलती करते हैं। तो ये आंसर तो मेरा 3 आ रहा है ना, k बराबर 3 या p बराबर n, समझ आया ना, अर्थात मेरा ए आंसर बिल्कुल सही है। जो 21 का जो है वो मेरा ए आंसर सही है। कौन आंसर सही है? ए आंसर सही है। समझ में आ रहा है ना? कौन क्वेश्चन का? 21 नंबर क्वेश्चन का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गया है 22 नंबर क्वेश्चन में, और 22 क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी 21 की तरह ही, क्योंकि यह ऊपर वाला को हम लोग इसलिए रहने दिए हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग 22 नंबर भी क्वेश्चन बनाना है, इसी के अकॉर्डिंग 21 और 22 क्वेश्चन बनाना, तो इसीलिए हम उसको रहने दिए। देखिए अब हम काम क्या करेंगे, जो ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला चीज ये देखिए, क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। इफ n बराबर p, n का वैल्यू किसके बराबर है? p के बराबर। n का वैल्यू किसके बराबर है? p के बराबर। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z, समझ में आ रहा है ना? देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज a में p/2, b में 2/n और c में n/3 और d में कितना? p/n। समझ रहे हैं ना? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से हमको कोई आंसर चुनना है। आपसे हम एक क्वेश्चन करें, जैसे मान लेते हैं a का 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो ये कितना बाई कितना का है? 2/2 का है, 2/2 का है, तो 2/2 का होगा, तो इसमें से अगर आप मान लेते 3 ये निकालिएगा, तो 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौका 12, तो ये भी तो 2/2 का ही होगा ना। ये भी मेरा कहने का अनुसार है, ये भी तो 2/2 का ही होगा। तो सबसे पहला चीज आपको ये बात दिमाग में रखना कि अगर जितना बाई जितना का होगा उतना ही में कितनों से गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर भी वही आएगा, उसका ऑर्डर भी कभी आएगा, वही आएगा। देखिए a का जय बाई जय का ऑर्डर रहेगा, तो 4a या 5a या 7a का भी ऑर्डर वही आएगा। अच्छा फिर आगे बढ़िए, देखिए तो x का ऑर्डर आपके पास क्या लिखा हुआ है कि 7x - 5z का ऑर्डर बताइए। तो देखिए सबसे पहला चीज हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए समझिए, जितना x का ऑर्डर होगा उतना ही तो 7x का ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो भाई यहाँ पे 7x का ऑर्डर कितना होगा, जो समझ लीजिए 2/n, मतलब 7x का ऑर्डर कितना होगा? 2/n माइनस फिर लिखा हुआ 5z, तो जितना z का ऑर्डर होगा उतना ही 5z का ऑर्डर होगा, तो 5z का ऑर्डर कितना होगा? 2/2। अब हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 माइनस में कितना 0 1 4 7, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन रहता है, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तभी तो घटेगा ना। अगर जब मान लेते हैं ये 2/2 का नहीं रहता, ये 2/2 का नहीं रहता, तो घट भी नहीं करता ना। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर जो सेम नहीं रहता तब तो उसका जोड़ घटा होगा ही नहीं। दो मैट्रिक्स का अगर जो ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक उसका जोड़ घटा होगा ही नहीं। तो भाई यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अब घटाने के बाद जैसे 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 4 जाएगा -1 और 4 में 7 जाएगा -3। अच्छा घटाने के बाद भी उसका ऑर्डर तो वही आएगा ना, 2/2 आएगा। तो कहने का मतलब जितना इसका ऑर्डर होगा उतना ही इसका ऑर्डर होगा, उतना ही इसका ऑर्डर होगा। तो मेरा कथनानुसार मेरे कहने का मतलब है कि भाई जितना 7x का ऑर्डर होगा उतना ही 5z का ऑर्डर होगा और उतना ही 7x - 5z का ऑर्डर होगा। ये बात आप दिमाग में रखिए, जितना 7x का ऑर्डर होगा उतना ही 5z का ऑर्डर होगा, उतना ही 7x - 5z का ऑर्डर होगा। अब कहिएगा कि सर जब ये ऑर्डर तो सेम है, ये नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है कि n का वैल्यू p के बराबर है। जैसा ही अगर n के जगह पर p डालेंगे तो ये भी ऑर्डर बन जाएगा 2/p और ये भी ऑर्डर बन जाएगा 2/p और इसका भी ऑर्डर क्या आएगा? 2/p आएगा। नहीं समझ में आया?
अगर जे n के जगह पर अगर जे हम p डाल दिए तो इसका भी ऑर्डर 2/p आएगा, इसका भी ऑर्डर 2/p और इसका भी ऑर्डर कितना आएगा 2/p, अर्थात इसका जो ऑर्डर होगा यह 2/p होगा। या कहिएगा कि सर इसका ऑर्डर 2/p ये कैसे होगा, क्योंकि इसका तो वैल्यू दिया हुआ n बराबर p, तो n के जगह p डाले तो p के भी जगह पे तो n डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो p के जगह पर n अगर डालिएगा, p के जगह पर n तो 2/n तो ये रहने दीजिए, इहो 2/n हो जाएगा, p के जगह पे n डालेगा तो इहो 2/n होगा, ये भी किसका हो जाएगा 2/n, अर्थात इसका ऑर्डर या तो 2/p होगा या कितना होगा 2/n होगा। इसका जो ऑर्डर होगा, किसका ऑर्डर 7x - 5z का जो ऑर्डर होगा या तो 2/p होगा या 2/n होगा। तो हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पहला आंसर p/2 सरासर गलत है, दूसरा 2/n देखिए 2/n है ना, ये बिल्कुल सही है। अच्छा n/3 ये तो गलत है और p/n ये भी गलत है, अर्थात आंसर इसका क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 2/n, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मेरा 3.2 एक्सरसाइज खत्म होता है। और आज का सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का, आपका 11th हो या 12th हो या 10th हो या 9th हो, हर क्लास का अभी धीरे धीरे अभी आपको डायरेक्ट हर क्लास का उपलब्ध नहीं हो जाएगा, हर क्लास का आपको अभी फिलहाल लेके चलिए कि आपका 12th का हर एक टॉपिक का हर एक चैप्टर का सलूशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सकता है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और इसी तरह से आप हर एक सेशन को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपके तैयारी में कोई कमी नहीं हो। तो आज के सेशन में आप लोग को कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।